जी हाँ, देखिए आज हम लोग कार्नो का प्रमेय पढ़ेंगे। कार्नोट थ्योरम, कार्नो का प्रमेय। ये देखते हैं कार्नो का प्रमेय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट थ्योरम। कार्नो इंजन के बारे में आप जान चुके हैं, कार्नो इंजन की दक्षता आप जान चुके हैं। अब कार्नो के प्रमेय के बारे में जानते हैं। इस कार्नो प्रमेय के दो भाग हैं। पहले भाग में देखिए ये बताया गया है कि यदि दिए हुए ताप पर कार्य करने वाला कोई भी इंजन हो, ये दो तापों के बीच कार्य करता है, तो जो उत्क्रमणीय इंजन या कार्नो इंजन होगी उसकी दक्षता से कोई भी इंजन की दक्षता ये अधिक नहीं हो सकती। पहला भाग ये है, मतलब ये हुआ कि दिए हुए तापों के बीच कार्य करने वाला कोई भी इंजन, दो दिए हुए तापों के बीच कार्य करने वाला कोई भी इंजन उन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन, जिसे आप कार्नो इंजन कहते हैं, की दक्षता से अधिक नहीं हो सकता। और दूसरा हम कह सकते हैं कि दिए गए दो तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षताएं समान होती हैं, चाहे कार्यकारी पदार्थ कुछ भी लिया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यकारी पदार्थ पर ये निर्भर नहीं करता है कार्नो इंजन की दक्षता। इससे पहले भी लेकिन आप जान चुके हैं। तो कार्नो इंजन क्या, कार्नो प्रमेय के इन दोनों पार्ट को हम सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को जानते हैं। तो इसका पहला पार्ट, पहला लिखते हैं, दो दिए हुए तापों के बीच कार्य करने वाला, दो दिए हुए तापों के बीच कार्य करने वाला कोई भी इंजन उन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले, उन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले उन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय अर्थात कार्नो, उत्क्रमणीय जिसे आप कहते हैं कार्नो, उत्क्रमणीय या कार्नो इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। कार्नो इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। ये इसका पहला पार्ट हुआ। और दूसरा पार्ट ये देखते हैं कि दिए हुए दो तापों के बीच कार्य करने वाले, दिए हुए दो तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षताएं के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षताएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समान होती
हैं। फिर से कारणों में कई स्टेटमेंट हम दोनों देख लेते हैं। दो दिए हुए तापों के बीच कार्य करने वाला कोई भी इंजन उन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि दिए हुए दो तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षताएं समान होती हैं। अब इसका प्रूफ हम करते हैं, इसकी उपपत्ति लेते हैं। उपपत्ति में मान लेते हैं कि एक स्रोत है और एक सिंक है। सपोज कर लेते हैं कि ये स्रोत है, ये तप्त है, ये सिंक है, ये शीतल है, दो इंजन के बारे में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक उत्क्रमणीय इंजन R है और दूसरा एक अनुत्क्रमणीय इंजन I है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक उत्क्रमणीय इंजन R तथा एक अनुत्क्रमणीय इंजन I है। एक रिवर्सेबल है और एक इर्रिवर्सेबल है। अब इसमें ये मानते हैं कि इसमें से प्रत्येक चक्र में बराबर कार्य होता है। सिंक तथा स्रोत के बीच जो कार्य हो रहा है ये इस तरह से समायोजित किया जा रहा है कि प्रत्येक चक्र में बराबर कार्य हो रहा है। अब मान लेते हैं कि उत्क्रमणीय इंजन R ये स्रोत से QR ऊष्मा लेता है। उत्क्रमणीय इंजन कितनी ऊष्मा? QR ऊष्मा लेता है। स्रोत से QR ऊष्मा लिया। इसके बाद इसका एक भाग ये W ये कार्य में परिवर्तित हो जाता है। एक भाग W ये कार्य में परिवर्तित हो गया। ये एक रिवर्सेबल है। एक भाग W ये कार्य में परिवर्तित हो गया। चलिए W ये कार्य में परिवर्तित हो गया। शेष कितना बचा? QR माइनस W। ये QR माइनस W ये सिंक को दे देता है। कितनी ऊष्मा? QR माइनस W ये सिंक को दे देता है। स्पष्ट है कि इसकी दक्षता जो QR ऊष्मा लेता है स्रोत से, फिगर से स्पष्ट है कि स्रोत से QR ऊष्मा लेता है। ये रिवर्सेबल जो इंजन है और W ये कार्य करता है और QR माइनस W ये सिंक को दे देता है। तो इस तरह से उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी? W बाई QR। तो R की दक्षता, हमने R मान लिया है कि उत्क्रमणीय इंजन है, तो R की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ये हमने लिख दिया W बाई QR। और इसी प्रकार अनुत्क्रमणीय इंजन को हमने क्या माना है? अनुत्क्रमणीय इंजन I माना गया है। अनुत्क्रमणीय इंजन मान लेते हैं कि ये ऊष्मा QI ये लेता है स्रोत से इसने QI ऊष्मा लिया और W ये कार्य करता है, इसने W
कार्य किया, ये W कार्य हुआ, और कितना बचा, QI माइनस W, ये ऊष्मा इसने सिंक को दे दिया। स्रोत से इरिवर्सिबल इंजन जो है ये QI ऊष्मा लिया, W कार्य हुआ, और शेष QI माइनस W ऊष्मा ये सिंक को दे दिया। तो इस तरह से देखते हैं इरिवर्सिबल जो इंजन हुआ इसकी दक्षता कितनी हुई, W/QI। इंजन I की दक्षता, I की जो दक्षता होगी, I की दक्षता होगी ये W/QI ये इसकी दक्षता होगी। अच्छा, मान लिया कि उत्क्रमणीय इंजन और अनुत्क्रमणीय इंजन, इनमें दक्षताओं में अंतर है। सपोज कर लेते हैं, जैसे हमको प्रूफ करना है पहले कि उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक किसी की दक्षता नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं कि उत्क्रमणीय इंजन R की दक्षता ये अनुत्क्रमणीय इंजन I की दक्षता से कम है। हम उल्टा सपोजिशन करते हैं, यहाँ सपोज कर लेते हैं, माना उत्क्रमणीय इंजन R की दक्षता, उत्क्रमणीय इंजन R की दक्षता अनुत्क्रमणीय इंजन I की दक्षता से कम है। जो हमें प्रूफ करना है हम उसका उल्टा सपोज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि W/QR, ये जो दक्षता हुई R की दक्षता है, और R की दक्षता क्या हुई, कम हुई, किससे, इरिवर्सिबल इंजन से। इरिवर्सिबल इंजन की दक्षता W/QI, W/QR इज लेस देन W/QI। तो इस तरह से W कैंसिल हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, या 1/QR इज लेस देन 1/QI, या इसी को हम लिख सकते हैं QR ये ग्रेटर हो गया, QR इज ग्रेटर देन QI। QR इज ग्रेटर देन QI ये बताता है कि QR माइनस QI ये धनात्मक है। QR माइनस QI ये क्या है, धनात्मक है। QR का मान ज़्यादा होगा इसलिए ये धनात्मक है। अच्छा, अब इन दोनों इंजनों को हम इस तरह से परस्पर संबंधित करते हैं कि इंजन I इंजन R के विपरीत दिशा में चलता है ना। इसीलिए हमने यहाँ देखिए तीर का निशान नहीं लगाया था। अब हम सपोज करते हैं, अब माना कि दोनों इंजन परस्पर संबंधित हैं। अब माना कि दोनों इंजन परस्पर संबंधित हैं तथा इंजन I इंजन R को विपरीत दिशा में चलाता है, तथा इंजन I इंजन R को विपरीत दिशा में चलाता है। इंजन I इंजन R को ये विपरीत दिशा में चलाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि R जो है ये एक रेफ्रिजरेटर की भांति व्यवहार कर रहा है। जब उल्टा दिशा में चला रहा है, जैसे स्रोत से ऊष्मा लेकर के सिंक को देना, ये तो सामान्य सा हुआ। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, ये आई इसको विपरीत दिशा में चला रहा है। इसका मतलब सिंक से ये ऊष्मा लेकर के और स्रोत को दे रहा है। तो सिंक से ऊष्मा लेकर के स्रोत को देना, इसका मतलब क्या हो गया, यह एक प्रशीतक की भांति है। अतः आप यहाँ लिख लीजिए, अतः R यह एक प्रशीतक की भांति कार्य करता है। R एक प्रशीतक की भांति कार्य करता है। R एक प्रशीतक की भांति कार्य करता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंजन R सिंक से QR माइनस डब्लू ऊष्मा लेता है। इंजन R ये सिंक से QR माइनस डब्लू ऊष्मा लेता है। इस पर इंजन I द्वारा W कार्य किया जाता है तथा यह स्रोत को QR ऊष्मा देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंजन I तथा इंजन R ये मिलकर एक स्वतः चालित मशीन बना लेते हैं। क्योंकि प्रशीतक को चलाने के लिए आवश्यक कार्य W ये इंजन I से प्राप्त होता है, इसलिए चित्र से ये स्पष्ट है कि मशीन द्वारा सिंक से ली गई नेट ऊष्मा, मशीन द्वारा हम देखते हैं, मशीन द्वारा सिंक से ली गई नेट ऊष्मा, सिंक से ली गई नेट ऊष्मा ये कितना होगा, जैसे QR माइनस डब्लू ये रिवर्सेबल के लिए हो गया, माइनस इरिवर्सेबल के लिए हो गया QI माइनस डब्लू। इस तरह से हम ये देखेंगे कितना हो गया, QR माइनस QI, W कैंसिल हो गया, QR माइनस QI। तो इसका मतलब QR माइनस QI यह सिंक से स्रोत को ऊष्मा दे दी जा रही है। कितना, QR माइनस QI, कितना, QR माइनस QI। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि समीकरण 1 ये धनात्मक है, यही स्रोत को दी गई नेट ऊष्मा है। समीकरण 1 के अनुसार हमने लिया है, समीकरण 1 जो हमने लिखा है कि ये देखते हैं कि QR माइनस QI ये धनात्मक है, ये आपका समीकरण 1 है। और यही स्रोत से ली गई नेट ऊष्मा है। इसका अर्थ ये है कि यह मशीन बिना किसी बाह्य स्रोत के QR माइनस QI ऊष्मा की मात्रा यह शीतल वस्तु सिंक से लेकर के और तप्त वस्तु स्रोत को दे रही है। शीतल वस्तु से ऊष्मा लेकर के और तप्त वस्तु को ऊष्मा बिना किसी कार्य के देना ये संभव नहीं है। ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का विरोध है। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि बिना किसी कार्य के, परंतु बिना किसी कार्य के शीतल वस्तु से ऊष्मा लेकर
तप्त वस्तु को नहीं दी जा सकती, यह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। इसका मतलब हमारा जो मानना है वो सही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ये ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमारा ये मानना गलत हो गया कि बिना किसी कार्य के, यहाँ आप देख रहे हैं कि बिना किसी कार्य के ये सिंक से ऊष्मा ये स्रोत को दे रही है बिना किसी कार्य के, और हमने यहाँ ये देखा कि बिना किसी कार्य के शीतल वस्तु से ऊष्मा ले करके और तप्त वस्तु को ऊष्मा नहीं दी जा सकती है। ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गलत रूप है, या यूँ कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के ये विरुद्ध है, उल्टा है। अतः हमारा यह मानना कि उत्क्रमणीय इंजन आर की दक्षता यह इंजन आई की दक्षता से कम है, ये असत्य हो गया। अतः आर की दक्षता आई की दक्षता से कम है, असत्य है। जो हम लोगों ने माना था, शुरू में माना था कि आर की दक्षता ये कम है, तो आर की दक्षता ये आई की दक्षता से कम है, ये असत्य हो गया। तो जब ये असत्य हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष कोई भी इंजन नहीं हो सकता। अतः कोई भी इंजन उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। इस प्रकार उत्क्रमणीय इंजन से कोई भी इंजन अधिक दक्ष नहीं हो सकता। ये कारणों के प्रथम भाग का प्रूफ था। अब द्वितीय भाग में ये देख लेते हैं कि कारणों के द्वितीय भाग को सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि इंजन आई भी इंजन आर की तरह उत्क्रमणीय है। अब द्वितीय भाग के प्रूफ में देखते हैं। सेकंड भाग का प्रूफ, माना इंजन आई भी आर की तरह उत्क्रमणीय है। मान लेते हैं कि इंजन आई और इंजन आर ये दोनों उत्क्रमणीय हैं, तथा इंजन आर आई को विपरीत दिशा में चलाता है। उत्क्रमणीय है तथा इंजन आर इंजन आई को विपरीत दिशा में चलाता है। विपरीत दिशा में चलाता है। मान लेते हैं कि इंजन आई को ये विपरीत दिशा में चलाता है, तो यहाँ क्या हो गया, आई एक प्रशीतक की भांति व्यवहार कर रहा है। आई यहाँ एक प्रशीतक की भांति व्यवहार कर रहा है। ऊपर हमने ये सिद्ध किया है कि आर आई से दक्ष नहीं हो सकता। अभी हमने ये सिद्ध किया है कि आर आई से दक्ष नहीं हो सकता। आर
I से दक्ष नहीं हो सकता। और यहाँ जब हमने मान लिया कि I एक प्रशीतक की भांति व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि I R से दक्ष नहीं हो सकता। I R से दक्ष नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इंजन की दक्षताएं समान हैं। अतः R तथा I की दक्षताएं समान हैं। R तथा I की दक्षताएं समान हैं। इस तरह से जो हमारा कार्नो थ्योरम का दूसरा पार्ट था कि किसी भी इंजन की जो दक्षता होगी, ये अगर दो तापों के बीच लिया जाए तो वो समान होगा, ये प्रूफ होता है। तो इस तरह से R तथा I की दक्षताएं समान होंगी, दोनों की दक्षताएं समान होंगी। यहाँ इससे एक निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि किसी भी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता यह केवल स्रोत तथा सिंक के ताप पर निर्भर कर रही है। यह कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति व उसके गुणों पर निर्भर नहीं करती है। तो इस तरह से ये कार्नो का प्रमेय था। अब कार्नो का आदर्श प्रशीतक ये देखते हैं। कार्नो का आदर्श प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब रेफ्रिजरेटर। कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर, आदर्श प्रशीतक ये देखते हैं। प्रशीतक क्या होता है, किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेकर के तप्त स्थान को ऊष्मा देने वाला जो डिवाइस होती है, जो युक्ति होता है, उसको हम प्रशीतक कहते हैं। तो प्रशीतक क्या है, सबसे पहले एक लाइन ये जान लेते हैं। प्रशीतक किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेकर, नोट कर लीजिए, किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेकर, शीतल स्थान से ऊष्मा लेकर तप्त स्थान को, तप्त स्थान को देने की युक्ति को, किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेकर तप्त स्थान को देने की युक्ति को, डिवाइस को प्रशीतक कहते हैं। प्रशीतक कहते हैं। अब आइए देखते हैं, इसमें हमें जानना है कार्नो का आदर्श प्रशीतक क्या है, और इस आदर्श प्रशीतक में इसका कार्य गुणांक क्या होगा, इसमें जो कार्यकारी पदार्थ लिया गया है इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। मान लेते हैं इस आदर्श प्रशीतक में एक तप्त वस्तु है, ये तप्त वस्तु, इसका टेम्परेचर T1। एक शीतल वस्तु, शीतल वस्तु, इसका टेम्परेचर T2 है। शीतल वस्तु से Q2 ऊष्मा ली जा रही है, शीतल वस्तु से Q2 ऊष्मा ली जा रही है, लेकिन इस पे W कार्य करना पड़ रहा है और तप्त वस्तु को Q1 ऊष्मा दे दी जा रही है। तो चूंकि तप्त वस्तु को ऊष्मा दी जा रही है, इसलिए यह एक
रेफ्रिजरेटर की तरह व्यवहार कर रहा है। ये एक रेफ्रिजरेटर है। तो यहाँ ये देखिए, मान लेते हैं कि शीतल वस्तु का ताप ये T2 है, शीतल वस्तु का ताप T2 है, तथा तप्त वस्तु का जो ताप है ये T1 है। मान लेते हैं कि प्रशीतक अपने एक चक्र में शीतल वस्तु से Q2 ऊष्मा लेता है तथा W कार्य करने के दौरान यह गर्म वस्तु को, तप्त वस्तु को Q1 ऊष्मा देता है। तो चूंकि ये Q1 ऊष्मा दे रहा है और यहाँ Q2 ऊष्मा शीतल वस्तु लिया गया है और W कार्य भी इस पर किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि Q1 का जो मान होगा वो Q2 और प्लस W के बराबर होगा। या यूँ कह सकते हैं कि W बराबर क्या हो गया हमारा, Q1 माइनस Q2। अब अगर यहाँ से हम Q2 कॉमन ले लें तो क्या हो गया, Q1 बाई Q2 माइनस 1। Q2 बराबर Q1 बाई Q2 माइनस 1। यदि कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस हो तो हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस में जो ऊष्मा का अनुपात है यह ताप के अनुपात पर निर्भर करती है। यदि कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस हो तो Q1 बाई Q2 ये बराबर T1 बाई T2। तो हम कह सकते हैं कि W बराबर हो गया Q2 और Q1 बाई Q2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 बाई T2 माइनस 1। और इसी को हम लिख सकते हैं चाहे Q2 T1 माइनस T2 और बाई T2। यह प्रशीतक को चलाने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। कोई भी रेफ्रिजरेटर तभी चल सकता है जब आप बाहर से कार्य उस पर करेंगे। अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं है, किसी भी सोर्स से आप चला रहे हो उसको, अगर यह नहीं किया जाएगा तो आप शीतल वस्तु से ऊष्मा लेकर के तप्त वस्तु को ऊष्मा नहीं दे सकते हैं। तो ये कौन सा व्यंजक हुआ, यह प्रशीतक को चलाने के लिए स्रोत द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक है। स्रोत द्वारा